Hi everyone and welcome to another video of NPO, that is not for profit organization, and in this video I am going to discuss some important topics from this chapter followed by past board year exam analysis. जो भी लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। एंड सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि NPO एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगर आ रहा है एग्जाम में तो 8 से 10 नंबर का तो जरूर आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये वाला टॉपिक। एंड बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? एक ऐसा फंड जो NPO अलग से रख देती है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो मैंने एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास प्राइस फंड है 44,000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ गया है फंड इन्वेस्टमेंट करके 6,000 का, देन प्राइस अवॉर्डेड में इतना एक्सपेंस आया 46,000 का, देन मेरे क्वेश्चन में मैच एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं इतने, और दिया हुआ लास्ट में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी हुआ 44,000 का। तो अब मुझे इसकी अकाउंटिंग करनी है। किस तरीके से करेंगे? सबसे पहला स्टेप, वी हैव टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी। वैसे तो स्पेसिफिक पर्पस की सारी चीज़ें बैलेंस शीट पे जाती हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी लिखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में लिखूंगी। अब मेरे पास एक स्पेसिफिक फंड आया है, दैट इज प्राइस फंड। तो मेरा यहाँ पे एक कॉलम खुल जाएगा लाइबिलिटी साइड में एज प्राइस फंड। क्या अमाउंट आ जाएगा मेरा? 44,000। मैं लाइबिलिटी साइड लिख रही हूँ, ये एसेट साइड है, ये एसेट्स है। ठीक है, प्राइस फंड मेरा आ जाएगा 44,000। ठीक है, अब इसमें मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 6,000, तो प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्राइज अवॉर्डेड। अब जो मेरा एक्सपेंस लगा प्राइज देने में, दैट वाज 46,000, तो मैं माइनस कर दूंगी प्राइज अवॉर्डेड। क्या आ गया मेरा? लेस 46,000. So now then we have another point, that is match expenses. अब ये वाले expenses आपको confuse करने के लिए दिए गए हैं because it is not a specific expense. ये fund based accounting का part नहीं है, it's a match expenses. कोई भी specified नहीं है कि भैया इस fund के लिए expenses use हुए हैं। So it is basically a match expenses. तो ये हमारा expenses है and this will be posted on income and expenditure account on the डेबिट साइड। एक्सपेंसेस आते हैं यहाँ पे इनकम्स आती हैं। तो मैं यहाँ पे टू मैच एक्सपेंसेस लिख दूंगी, दैट इज मेरा कितना है? 64,000। नेक्स्ट वी हैव प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स। अब स्पेसिफाई करा हुआ है कि प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट है, सो इट मीन्स इट हैज टू बी पोस्टेड ऑन द बैलेंस शीट ऑन विच साइड? एसेट साइड। क्योंकि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। सो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट विल कम हियर एज 44,000। बस सिंपल, जो इसका आंसर आएगा वो हमारी लाइबिलिटीज हो जाएंगी। देन वी हैव प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में 44,000, और जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा मेरा लाइबिलिटी साइड का, और असेट साइड का वहाँ उस साइड चला जाएगा। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें मैच एक्सपेंसेस आ गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एंड देन इंटरेस्ट रिसीव जो मिला वो मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दूँ, व्हाट इफ यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अक्रूड मीन्स ड्यू तो हो गया है बट मिला नहीं है। सो इट मीन्स हमारा इसी साल का ही है, इंटरेस्ट अक्रूड है, तो ये वाला इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड होएगा। बट इसकी एक और चीज़ होएगी, इट्स एन अक्रूड इंटरेस्ट। सो ये एक एसेट है NPO के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट अभी आने वाले टाइम पे हमें मिलेगा। सो दिस इज, अब ये वाला इंटरेस्ट अक्रूड भी 6,000 यहाँ पे एसेट साइड आ जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज एन एसेट फॉर NPO। और एक और चीज़, इसमें एक और पार्ट होता है, दो पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए। एक
ऐसा भी केस होता है जिसमें हमारे कभी कभी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं जितना हमें फंड मिला होता है। लेट्स से यहाँ पे 44 प्लस 6,000 कितना हुआ 50,000, तो मेरा ये वाला अमाउंट आ गया 50,000, यस 50,000। और लेट्स से मेरा प्राइस अवॉर्डेड था 56,000 था। अब 50,000 का मेरे पास बैलेंस बचा है और 56 मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो इस केस में मैं क्या करूँगी? तो इस केस में मैं यहाँ पे पूरे 50,000 लिख दूंगी और यहाँ पे मेरा अमाउंट आ जाएगा नील, और जो 6,000 आया है मैं लिख दूंगी यहाँ पे एक्सपेंस टू प्राइज अवॉर्डेड एक्सपेंस 6,000, क्योंकि ये वाला खर्चा मेरा एक्स्ट्रा लगा है जो कि मेरा फंड में से नहीं पूरा हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, मैंने प्राइस इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो क्या होने वाला, इंटरेस्ट अक्रूड लिखा है तो क्या होने वाला है, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो कैसी एंट्री होएगी, मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में मेरे पास आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, मुझे यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, एडवांसेस भी हैं कुछ, और क्रेडिट परचेज और कैश परचेज भी दिया हुआ है। तो मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सो मैं इसमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट भी बना सकती हूँ। सबसे सिंपल तरीके से स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट का मैं एक लेजर अकाउंट बना दूंगी, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो ये स्टॉक मेरा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा मेरा, कितना दिया हुआ है 60,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा मेरा, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है 10,000। ठीक है जी, देन आई हैव क्रेडिट परचेजेस। अब मेरे पास क्रेडिट परचेजेस दिया हुआ है, टू क्रेडिट परचेज मेरे पास आ जाएगा 276,000। अब मेरा जो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये मेरा पोस्ट हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका टोटल ले लेंगे, इसका टोटल ले लेंगे, तो मेरा जो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके पोस्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं लिया, वाई? बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट परचेजेस गिवन था, तो क्रेडिट परचेजेस में ऑलरेडी मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलरेडी उसमें एंट्री यू कैन से, या उसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है, इसलिए मैंने इस केस में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस लिया हुआ है। अगर मेरे क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दिया होता तो मैं प्रॉपर फॉर्मूला लगाती, ओपनिंग क्रेडिटर्स वाला, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एडवांसेस वाला फॉर्मूला लगा के मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालती। सो सिंस दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाई? बिकॉज मेरे पास क्रेडिट परचेज ऑलरेडी था, मैंने स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट का अकाउंट लेजर अकाउंट बनाया, उससे मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर आ गई, वो मैं जाके पोस्ट कर दूंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हमारे, कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि एक्सपेंसेस, अगर मैं इस क्वेश्चन को रब करूं, कभी कभी हमें क्वेश्चन में सैलरी आउटस्टैंडिंग, कुछ एक्सपेंसेस हमें आउटस्टैंडिंग भी दिए होते हैं, एडवांस भी दिए होते हैं, उसमें हमें ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। लेट्स से 4298, ठीक है जी। तो इस केस में क्या करते हैं कि हम ओपनिंग के साथ क्या करते हैं, क्लोजिंग के साथ क्या करते हैं, मैं अब आपको लॉजिकली बताती हूँ। अब हमारे पास कोई सैलरीज है, अगर आपको याद हो, हम अपने 11th में जितने भी आउटस्टैंडिंग होती थी P&L अकाउंट में ऐड करते थे, प्रीपेड माइनस करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज आउटस्टैंडिंग इज बेसिकली द अमाउंट ड्यू ऑन द करेंट ईयर एंड द प्रीपेड इज द amount given for the next year. So the amount which do not belong to the current year has to be subtracted. प्रीपेड जैसे कि हमारा करंट ईयर से नहीं बिलोंग करता, वो एडवांस में मिला गया है, तो उसको हम करते थे माइनस, या पे किया गया है तो वो भी हम करते थे माइनस। तो अब एडवांसेस में भी हम यही करते हैं, जो भी अमाउंट हमारा करंट ईयर का है इट हैज़ टू बी एडेड, नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का है दैट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड। हाउ? आई विल एक्सप्लेन यू। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, अब साल का
ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल में, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखा हुआ है, लेट्स से सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखी हुई है, तो एकदम से साल के स्टार्टिंग में कैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, हमारे लिए ड्यू कैसे हो जाएगा ये एक्सपेंस? पिछले साल का होगा तभी तो वो ओपनिंग में आया है ये बैलेंस, तो ये अमाउंट बेसिकली बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, सो दिस अमाउंट हैज़ टू बी डिडक्टेड। तो मेरा फॉर्मूला बेसिकली इस तरीके से बन जाता है, मैं माइनस कर देती हूँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग साल के एंड में, तो मतलब वो इसी साल का रहा होगा तभी एंड तक आउटस्टैंडिंग रहा ना, तो वो हो गया मेरा क्लोजिंग एड। अब प्रीपेड के केस में देखते हैं क्या होता है। एडवांस ले लो या प्रीपेड, कि हमने पहले ही एक्सपेंसेस अपने पे कर दिए। अब ओपनिंग में प्रीपेड है, ओपनिंग मतलब अब मैं पिछले साल ही पे कर चुकी हूँ, प्रीपेड, एडवांस मतलब पे कर चुकी हूँ, इस साल का ही पिछले साल पे कर चुकी हूँ ना मैं, क्योंकि वो अमाउंट इस साल का था तभी तो वो ओपनिंग बैलेंस में आ गया कि तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो। सो दिस 9 इज बिलोंग्स टू द करेंट ईयर, तभी मैं ऐड करती हूँ ओपनिंग प्रीपेड। और ये क्लोजिंग में है प्रीपेड, मतलब नेक्स्ट ईयर का मैंने इस साल पे कर दिया, तो मैं माइनस कर दूंगी क्लोजिंग प्रीपेड। तो नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट है दैट हैज़ टू बी डिडक्टेड, प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट डिडक्ट होएगा, बस जो अमाउंट ऐड होएगा वो होएगा करेंट ईयर का। वाई? बिकॉज वी फॉलो दैट हमारा जो ड्यू हो चुका है वो हम हमेशा अपनी जर्नल, हम हमेशा उसकी अकाउंटिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वेदर वी हैव रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, ये हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको सब्सक्रिप्शन का करवाने वाली हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी क्वेश्चन, इस सब्सक्रिप्शंस कैलकुलेट करने के भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, अब मेरे पास 2 केसेस हैं आपके क्वेश्चन में। कभी कभी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों साल का अमाउंट गिवन है, लेट्स से 17-18 का अमाउंट गिवन है 20,000, ठीक है, एंड 18-19 का गिवन है 50,000 एंड 19-20 का लेट्स से 1 लाख। ओके जी, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग करनी है बैलेंस शीट में एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहली चीज हमारे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि द क्लब हैज 50 मेंबर्स, और क्या एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं 25,000 की। तो अगर मैं इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं तो मेरे इनकम साइड में पूरे 50 मेंबर्स का अमाउंट आना चाहिए। अगर मैं एट प्रेजेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 की बात करूं तो मेरे पास 50 मेंबर्स का 25,000 की एनुअल सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। तो मतलब इतना अमाउंट मैं लिखूंगी कि इट्स अ इनकम फॉर मी, या रेवेन्यू है मेरा कितना 25,000 इंटू 50, तो 25,000 इंटू 50 कितना होगा 12,50,000। तो मेरा ये वाला अमाउंट तो सीधा सीधा बाय सब्सक्रिप्शन इनकम साइड आ जाएगा 12,50,000, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट की बात करती हूँ। बैलेंस शीट में किस तरीके से आएगा मेरा ये अमाउंट, ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट है, और मैं ईयर एंडिंग बना रही हूँ 31 मार्च 2019। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को मिलना चाहिए था 12,50,000, बट मेरे को मिला कितना 50,000। अब मेरे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 12 लाख का, तो मेरे लिए ये एक एसेट है। क्यों? क्योंकि 12 लाख मुझे अभी तक मिला नहीं है, आगे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12 लाख। और ध्यान से सुनना, 1920 का मेरे पास 1 लाख दिया हुआ है, इट मीन्स इट्स एन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मेरा क्या होता है, एक लायबिलिटी। तो ये मेरा 1 लाख रुपीज आ जाएगा इस पे। और एक और चीज, मेरा ऑलरेडी 20,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है जो अभी तक मुझे मिल चुका है, दैट इज 20,000, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नीचे लिखा होता कि 17-18 में मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी भी 15,000 का पड़ा है, तो मैं यहाँ पे 15,000 ज़रूर ऐड करती, बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है 17-18 की, तो हम 17-18 को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 17-18 में मेरे को 20,000 मिल गया, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिखा रहा है,
ठीक है जी। तो मेरा एडवांस जो है वो लाइबिलिटी है, जो आउटस्टैंडिंग पड़ा है वो मेरे लिए हो गया एसेट। और सीधा सीधा इनकम में पूरा अमाउंट दिखाऊंगी। वाई? बिकॉज मैं अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती हूँ जब मैंने लिख लिया है कि हाँ मुझे पैसा मिलने वाला है। मिला है या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है जी, वेरी इजी। सेकेंड केस वी हैव जहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन अलग अलग दिया होता है। इसमें ओपनिंग अलग, क्लोजिंग अलग, इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग अलग, और सब्सक्रिप्शन रिसीव नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है 6,40,000। अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगी? पहले उस क्वेश्चन में मेरे को पूरा अमाउंट लिखा गया था कि इतना तो मिलना ही है। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे एक्चुअली में इनकम मैं कितनी दिखाऊंगी सब्सक्रिप्शन की। अभी रिसीव इतनी हुई है बट मिलनी कितनी चाहिए थी वो मैं निकालूंगी किस तरीके से। अब आप देखना, इनकम साइड आता है, मिली कितनी है मेरे पास, मिला 6,40,000। इनकम साइड आएगा क्योंकि ये हमारा एक तरीके का रेवेन्यू है। अब आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, अब मैंने पहले भी समझाया जो भी अमाउंट इस साल का है एडेड, पिछला या अगले साल का है सब्ट्रैक्टेड। अब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। अब स्टार्टिंग, साल के स्टार्टिंग में कैसे इस साल का आउटस्टैंडिंग खड़ा हो जाएगा बैलेंस? ऑब्वियसली दिस 92,000 बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, राइट? कैसे? तभी तो वो ओपनिंग में ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो ये 90,000 बेसिकली हमारा पिछले साल का है, तो मैं इसको माइनस करूंगी 92,000। अब बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन में गलती करते हैं, यहाँ पे अगर माइनस लिख रहे हो तो यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ तुम लिखोगे लेस ऐसे करके जो भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है। नेक्स्ट 1,20,000 अब क्लोजिंग में है आउटस्टैंडिंग, इट मीन्स वो इस साल का क्लोजिंग है, जो नेक्स्ट जो ईयर एंड में भी क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो इट मीन्स 1,26,000 बिलोंग्स टू द करेंट ईयर विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 126,000। अब एडवांस की बात करूं, ओपनिंग में ये एडवांस है, इट मीन्स पिछले साल का एडवांस जो ओपनिंग में भी बैलेंस आ चुका है, इट मीन्स जो इस साल का जो अमाउंट था जो मुझे ऑलरेडी पिछले साल मिल चुका है एडवांस में। अब एडवांस का मतलब क्या है? अगले साल का जो पैसा है मैंने इस साल पे कर दिया। तो अगर ओपनिंग में इस साल में है तो इट मीन्स पिछले साल ही मैं इसको पे कर चुकी हूँ। कौन से साल का? करेंट ईयर का। तो दिस 60,000 बिलोंग्स टू द करेंट ईयर। तो मैं ये 60,000 ऐड कर दूंगी। और प्रीपेड है और प्रीपेड क्लोजिंग में है, तो मतलब क्लोजिंग का मतलब है मैंने नेक्स्ट ईयर का पे कर रखा है, तो नेक्स्ट ईयर मीन्स आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो ये जो मेरा अमाउंट आएगा ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है। और बैलेंस शीट में मैं किस तरीके से शो करूंगी यहाँ बता देती हूँ मैं। बैलेंस शीट में जो भी इस साल का है, क्लोजिंग का मतलब ये वाला साल, तो आउटस्टैंडिंग मेरा ये आ जाएगा 1,26,000 और जो एडवांस में मिला गया है वो आ जाएगा मेरा 80,000 इधर। ये एडवांस और ये आउटस्टैंडिंग इस साल का, बिकॉज मैं ईयर एंडिंग अगर सपोज करो ये 31 मार्च 2019 है, तो ये हो जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। सो ये दोनों केसेस है सब्सक्रिप्शन के, बहुत सिंपल थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। एंड गाइज, इफ़ यू वांट टू नो एनी टॉपिक, so please do let me know on the comment section and subscribe to my channel if you want to get notification of my videos. Thank you guys.